नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास जैन सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पर पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमने इससे पूर्व वीडियो में देखा कि पार्टनरशिप क्या होती है और पार्टनरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंपनी या फिर को ओनरशिप में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, भागीदारी के प्रकार। सामान्यतः इसको अध्ययन की सुविधा से दो भागों में बांटा है, एक समयावधि के आधार पर, एक कारोबार के आधार पर और एक तीसरा है वैधता के आधार पर। समयावधि के आधार पर भागीदारी दो तरह की होती है, एक तो फिक्स्ड पीरियड के लिए और एक पार्टनरशिप एट विल के लिए, अर्थात सावधि भागीदारी। ऐसी भागीदारी जिसमें भागीदार करार द्वारा अवधि निश्चित करते हैं या वे आधार निश्चित करते हैं जिसके उत्पन्न होने पर भागीदारी समाप्त होगी, तो ऐसी भागीदारी सावधि भागीदारी कहलाती है। दूसरा इसमें इच्छाधीन भागीदारी। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 7 में इसका प्रावधान किया गया है कि जहां की भागीदारों के मध्य संविदा द्वारा उनकी भागीदारी की अवधि अस्तित्व अवधि के लिए या उनकी भागीदारी के पर्यवसान के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया हो, वहाँ भागीदारी इच्छाधीन भागीदारी कहलाती है। इस धारा के अनुसार दो स्थितियों में भागीदारी इच्छाधीन भागीदारी कहलाती है। पहली, जब भागीदारी के करार में भागीदारी के चालू रहने की अवधि का स्पष्ट या गर्भित रूप से कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसका आशय है कि ऐसी भागीदारी भागीदारों की इच्छा पर निर्भर करती है। भागीदारों की इच्छा पर ऐसी भागीदारी का प्रारंभ व समाप्ति कभी भी किया जा सकता है। दूसरा है, जब भागीदारी करार में भागीदारी की समाप्ति के लिए कोई आधार या कारण नहीं बताया जाता है। भागीदार करार करते समय ये निश्चित कर सकते हैं कि अमुक भागीदारी अमुक कारण के उत्पन्न होने पर समाप्त होगी, तो उस कारण के उत्पन्न होने पर भी वह समाप्त मानी जाएगी। यही कारण नहीं है तो भागीदार जब चाहे भागीदारी को समाप्त कर सकता है। दूसरा है कारोबार के आधार पर। एक तो होता है सामान्य भागीदारी, एक होती है विशिष्ट भागीदारी। सामान्य भागीदारी में क्या होता है कि इस प्रकार ऐसी होती है जिसमें किसी विशिष्ट व्यवहार के लिए नहीं अपितु निरंतर कारोबार चलती रहती है। जैसे दो व्यक्ति पुस्तक विक्रय के कारोबार में भागीदारी करते हैं तो एक सामान्य भागीदारी होगी, क्योंकि पुस्तकों का क्रय विक्रय निरंतर चलने वाला प्रकृति का कारोबार है। दूसरा है विशिष्ट भागीदारी। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के विशिष्ट उद्देश्यों में अथवा उपक्रमों में भागीदार बनता है तो वह विशिष्ट भागीदार कहलाता है। जैसे कोई दो व्यक्ति पुस्तकों का क्रय विक्रय का कारोबार कर रहे हैं पार्टनरशिप के अंतर्गत, तो कोई तीसरा व्यक्ति उसमें एक स्पेसिफाई सर्विस के लिए किताबों का विक्रय करता है। जैसे किसी के पास अमुक नाम से भागीदारी की फर्म है किताबों के विक्रय की, और वो केवल एक तीसरा भागीदार उसमें केवल आरजेएस या आरएएस या आईएएस इनमें से किसी एक की केवल पर्टिकुलर विशिष्ट एजेंसी की ही, विशिष्ट एडवर्टाइजमेंट की ही या विशिष्ट विज्ञापन की ही किताबों का क्रय विक्रय करता है, तो होती है विशिष्ट भागीदारी। इसके बाद आता है वैधता के आधार पर। इसके अंतर्गत वैध भागीदारी वो होती है जब कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अगर धारा 11 के अंतर्गत वह अवैध संघ घोषित न हो, अर्थात ऐसे भागीदारी जिसमें भागीदारों की संख्या कम से कम 2 और अधिक से अधिक 20 हो। और अवैध भागीदारी वो होती है जिसमें कंपनी अधिनियम में दिए गए प्रावधान के अनुसार भागीदारी का निर्माण नहीं करते। इसके बाद आता है काइंड्स ऑफ पार्टनर, भागीदारों के प्रकार। इसको कारोबार के संचालन के आधार पर और लाभ आने के हिस्सेदार के आधार पर बांटा गया है।
तो कारोबार के संचालन में सहभागिता के आधार पर एक तो होता है एक्टिव पार्टनर, एक होता है डोरमेंट पार्टनर्स। एक्टिव पार्टनर वो होता है जो फर्म के कारोबार में संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेता है। ऐसे भागीदार के कार्य से फर्म बाइंड रहती है तथा यह भी पूर्ण रूप से फर्म के प्रति उत्तरदायी होता है। एक होता है निष्क्रिय भागीदार, इसे स्लीपिंग पार्टनर भी कहा जा सकता है। ऐसा भागीदार होता है जो पूंजी तो लगाता है, लाभ में भी हिस्सा लेता है तथा अन्य भागीदारों की तरह फर्म के दायित्व के लिए भी दायी होता है, लेकिन फर्म के प्रबंधन व कारोबार संचालन में किसी प्रकार का सहयोग नहीं करता। हालांकि अन्य सक्रिय भागीदारों द्वारा किए गए कार्यों के लिए वह दायी होता है। एक होता है लाभ हानि में हिस्सेदार के आधार पर। ऐसा भागीदार जो केवल लाभ में हिस्सा लेने का अधिकारी है परंतु फर्म में हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होता, वह भागीदार इस श्रेणी में आता है। धारा 4 के अंतर्गत लाभ में हिस्सा लेना आवश्यक है, हानि के लिए शामिल होना कोई भागीदार अपने आप को पृथक कर सकता है। हानि में हिस्सेदारी का करार नहीं होने पर भी वह फर्म का भागीदार माना जाता है। एक होता है नाम मात्र का भागीदार, इसे डम्मी पार्टनर भी कहा जा सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति भागीदारी व्यवसाय में न तो पूंजी लगाए और न ही लाभ हानि में हिस्सेदार बने, फिर भी फर्म को वह अपने स्वयं के नाम का प्रयोग करने की इजाज़त दे देता है ताकि फर्म का कारोबार उसके नाम से अच्छा चल सके। तो ऐसे भागीदार को नाम मात्र का भागीदार कहा जाता है। ऐसा भागीदार फर्म के प्रत्येक कार्य के लिए अन्य भागीदारों के प्रति वैसे ही दायी ठहराया जाता है जैसे एक वास्तविक भागीदार ठहराया जाता है। इसके बाद आता है एक प्रदर्शन द्वारा भागीदार, पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने आप को किसी फर्म का भागीदार बताए तथा उसके इस प्रकार बताए जाने पर अन्य व्यक्ति विश्वास कर फर्म से कोई लेन देन कर ले, तो ऐसा व्यक्ति उस अन्य व्यक्ति के दायित्व के लिए वैसे ही जिम्मेदार माना जाएगा जिससे कि वास्तव में भागीदार होता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि ऐसा प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति फर्म के लाभों में हिस्सा लेने का अधिकारी हो जाए। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति को लाभों में हिस्सा तो नहीं मिलता, लेकिन उसे उस व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी बताया जा सकता है जिसने उसके द्वारा अपने आप को साझेदार बताए जाने पर विश्वास करके कोई लेन देन उस फर्म से कर लिया है। सामान्य ये जो स्टॉपल का नियम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 115 में परिभाषित है। वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने घोषणा या कार्यलोप द्वारा अन्य व्यक्ति को विश्वास हासिल कराता है और अन्य व्यक्ति उस घोषणा या कार्यलोप पर कोई अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेता है, तो पहले व्यक्ति को अपनी घोषणा या कार्यलोप से बाद में बदलने नहीं दिया जाएगा। यही स्टॉपल का नियम कहलाता है। स्टॉपल के नियम के लिए कुछ चीज़ें आवश्यक है कि निरूपण होना चाहिए। यह आवश्यक है कि उस व्यक्ति ने निरूपण किया हो, अर्थात उसने कोई शब्द बोले हों या लिखे हों या कोई आचरण किया हो कि अमुक बात सत्य है। दूसरा, निरूपण फर्म में भागीदार के लिए किया हो। जो शब्द बोले गए या लिखे गए या जो आचरण प्रदर्शित किया गया है उसमें ये साबित होता है कि वह व्यक्ति फर्म में भागीदार है। वो अपने आप को इस तरह प्रदर्शित करता है कि वो किसी फर्म का भागीदार है। इस तरह इसमें कोई केस है टावर कैबिनेट कंपनी बनाम इनग्राम का। इस बात में स्पष्ट किया गया कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने आप को किसी फर्म का भागीदार निरूपित करता नहीं होने देता है तो भी वो भागीदार के रूप में उत्तरदायी होगा। इस बात में सी और आई फर्म में भागीदार थे। आई फर्म छोड़ गया परंतु आई का नाम छपा हुआ ही है, उसे हटवाया नहीं। एक व्यक्ति ने आई को भागीदार मानकर फर्नीचर के 6 सेट सप्लाई किए। फर्म कीमत नहीं चुका पाई किंतु आई से वसूली की जा सकी क्योंकि आई के नाम नहीं हटवाया था, अतः वह दायी माना गया। एक अन्य वाद में ए ने बी को सी से मिलवाते समय कहा कि बी उसका भागीदार है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था और बी खामोशी से खड़ा रहा। इस पर होने वाले निरूपण के रूप में बी को दायी ठहराया जा सकता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं कि किन परिस्थितियों में निरूपण अर्थात स्टॉपल का नियम लागू नहीं होता। तो पहला कि भागीदार की मृत्यु के पश्चात उसके नाम का निरूपण। अगर कोई पार्टनरशिप है और कोई पार्टनर की मृत्यु हो जाती है
और उसका नाम उस पार्टनरशिप में चलता रहता है, तो कोई व्यक्ति जो पार्टनर बना है उसको पार्टनर समझ के कोई व्यवहार करता है तो वहाँ पे स्टॉपल का नियम लागू नहीं होगा। दूसरा, भागीदार के दिवालिया घोषित होने के पश्चात उसके नाम का निरूपण। तीसरा, निष्क्रिय भागीदार। चौथा है अवयस्क भागीदार। और पांचवा है विधि विरुद्ध कार्यों के लिए स्टॉपल का नियम लागू नहीं होता। इसके बाद है भागीदारों के अधिकार। तो भागीदारों के अधिकार है कि प्रत्येक भागीदार को कारोबार के संचालन में भाग लेने का अधिकार होता है। दूसरा है बहुमत द्वारा निर्णय के मामलों में अपनी राय अभिव्यक्त करने का अधिकार। निर्णय बहुमत से भी हो सकते हैं और सर्वसम्मति से भी हो सकते हैं। लाभों में हिस्सा पाने का अधिकार। अतिरिक्त पूंजी पर 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज पाने का अधिकार। क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार। फर्म की बहियों का निरीक्षण करने और उसकी नकल प्राप्त करने का अधिकार। इसके अलावा भागीदारों की कुछ ड्यूटी भी है। इसकी धारा 9 में कुछ ड्यूटी दी हुई है। पहला, जैसे सामान्य कर्तव्य निभाने का अधिकार, जिसमें फर्म के कारोबार के सामान्य फायदे के लिए चलाने का कर्तव्य, एक दूसरे के प्रति विश्वास परायण और वफादार रहने का कर्तव्य, सच्चा लेखा देने का कर्तव्य, फर्म पर प्रभाव डालने वाली सब बातों की पूरी जानकारी देने का कर्तव्य। दूसरा है कपट से कारित हानि के लिए क्षतिपूर्ति करने का कर्तव्य। तीसरा है फर्म के कारोबार के सिवाय कोई कारोबार न करने का कर्तव्य। सेम टाइप का कारोबार संचालन में अपने कर्तव्यों का तत्परतापूर्वक पालन करने का कर्तव्य। फर्म की संपत्ति को पूर्णतः फर्म के कारोबार के प्रयोजन के लिए अपने पास रखने और उपयोग करने का कर्तव्य। व्यक्तिगत लाभ को लौटाने का कर्तव्य। फर्म के कारोबार की ही प्रकृति का और उसके प्रतियोगी कारोबार न करने का कर्तव्य। इस प्रकार हमने देखा कि जो पार्टनरशिप और पार्टनर के प्रकार क्या होते हैं और एक पार्टनर के ड्यूटी क्या होती है और एक पार्टनर के राइट्स क्या होते हैं। इस तरह ज्ञात होता है कि पार्टनरशिप भी अलग अलग हो सकती है और पार्टनर भी अलग अलग हो सकते हैं, और फर्म के प्रति जो ड्यूटी होती है और जो राइट होते हैं वो हमने बड़े सारगर्भित तरीके रूप से समझे। धन्यवाद।